हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर हमारा डेली क्विज का डिस्कशन लेक्चर है। इसके अंदर हम डेली क्विज में आपको जो भी क्वेश्चंस देते हैं उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट कोई डाटा होता है, कोई इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री के बारे में जो बातें होती हैं, वो सब आपको यहाँ पे इस डिस्कशन वीडियो के अंदर बताई जाती हैं। स्टूडेंट, आज जो डेट है वो 1 सितंबर 2022 है। आज की डेट के साथ ही एक नए मंथ का स्टार्ट हुआ है। नए मंथ के स्टार्ट के साथ आपको अपनी प्रिपरेशन को और भी होलिस्टिक वे में स्टार्ट करना चाहिए अगर आप 2023 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो स्टूडेंट्स, क्योंकि जितना अच्छे से आप हार्डवर्क करोगे, जितना अच्छे से आप मेहनत करके एग्ज़ाम के लिए जो प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका एग्ज़ाम निकालने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हाई हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप कंटिन्यू हार्डवर्क कीजिए। इसके साथ ही हम अपना जो डिस्कशन जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स यहाँ बोला गया है कि यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज़ दी गई हैं। यहाँ पे बताना है कि इनमें से जो कौन कौन सी जो इंडस्ट्री हैं वो कोर इंडस्ट्री हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर में 8 ऐसी इंडस्ट्री हैं जिनको कोर इंडस्ट्री के रूप में माना गया है। जो 8 कोर इंडस्ट्री कौन सी हैं, इनके बारे में जो 8 कोर इंडस्ट्री हैं, इन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको इवन याद होना चाहिए कि 8 कोर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं। इसके अलावा एक इंडेक्स निकाला जाता है आईआईपी इंडेक्स। आईआईपी इंडेक्स के अंदर में इन कोर इंडस्ट्रीज़ का जो वेटेज है उसको 40% के आसपास रखा गया है। और उस वेटेज में इन कोर इंडस्ट्रीज़ का जो वेटेज रखा गया है उसका जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से इन कोर इंडस्ट्रीज़ में जीडीपी के प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर हम बात करें, जीडीपी के डाटा से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आईआईपी इंडेक्स भी। तो इन इंडस्ट्रीज़ पे वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। इन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का जो वेटेज है आईआईपी इंडेक्स के अंदर भी सबसे ज़्यादा कौन सी इंडस्ट्री का वेटेज है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 8 ऐसी कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट, 3 इंडस्ट्री हैं जो सी लेटर है उससे स्टार्ट होती हैं। जिसमें सबसे पहले है कोल, क्रूड ऑयल और सीमेंट। कोल, क्रूड ऑयल एंड द सीमेंट, जिसमें कोल भी है, क्रूड ऑयल भी है और सीमेंट भी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम रिफाइनरी के जो प्रोडक्ट्स हैं, इनको जो 2 अलग से इंडस्ट्री माना गया है। तो इस तरीके से 5 इंडस्ट्री होती हैं। इसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री हैं। स्टील की इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री। इसके अलावा फर्टिलाइज़र जो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इलेक्ट्रिसिटी। आज तो कम्प्लीटली जो वर्क सिस्टम है जो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिसिटी के बिना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से ये 8 इंडस्ट्रीज़ हैं, कोल, क्रूड ऑयल एंड सीमेंट, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम रिफाइनरी के जो प्रोडक्ट्स हैं, स्टील, फर्टिलाइज़र एंड द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 8 कोर इंडस्ट्री हैं। तो अगर क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ कोर इंडस्ट्री पूछा गया है। देखिए, कोल भी है, क्रूड ऑयल भी है, नेचुरल गैस भी है और यहाँ फर्टिलाइज़र भी है। तो यहाँ पे चारों के चारों जो इंडस्ट्री हैं वो करेक्ट हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो यहाँ पे डी आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो चारों इंडस्ट्रीज़ हैं वो कोर इंडस्ट्रीज़ का पार्ट हैं। तो आंसर यहाँ पे हमारा होगा डी आंसर। स्टूडेंट्स, आपको जो कोर इंडस्ट्रीज़ हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। आपको याद होनी चाहिए 8 के 8 जो कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, कौन सी 8 कोर इंडस्ट्री हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द आईआईपी इंडेक्स। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से है ये इंडेक्स का जो बेस ईयर है 2011 एंड 12 है। ये ऐसे जितने भी इंडेक्स होते हैं, जैसे अगर हम बात करें होलसेल प्राइस इंडेक्स है, WPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो CPI है, इन सब के जो रिलेटेड जो बेस ईयर क्या है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि WPI का बेस ईयर क्या है। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसका बेस ईयर क्या है। इस जो इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है NSO के द्वारा। NSO जो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है हमारे डाटा कलेक्शन से रिलेटेड। जितना भी डाटा जो कलेक्ट किया जाता है, जैसे अगर हम बात करें कि जो MP लेड की स्कीम है वो भी इसी मिनिस्ट्री के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है। तो इस वजह से ये IIP इंडेक्स को यहीं पे NSO के द्वारा यहाँ पे रिलीज़ किया जाता है, मॉसपी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब हम बात करते हैं IIP इंडेक्स के स्टूडेंट्स। IIP इंडेक्स के अंदर स्टूडेंट जो 40% वेटेज दिया गया है, वो 40% वेटेज यहाँ पे किनको दिया गया है? कोर इंडस्ट्रीज़ को, जिनको अभी हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर देखा कि कोर इंडस्ट्री जो 8 कोर इंडस्ट्री हैं, तो 40% वेटेज यहाँ पे कोर इंडस्ट्रीज़ को दिया गया है। यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स हम बात करें, जो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है। और उसके बाद में अगर हम बात करें कि जो सबसे लास्ट में जो इंडस्ट्री है वो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, सबसे जो कम वेटेज दिया गया है वो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को है। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, स्टील है, कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, और उसके बाद में यहाँ पे जो सीमेंट है एंड द फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है। तो सबसे जो कम है सीमेंट है, उसके बाद में सीमेंट के बाद में यहाँ पे फर्टिलाइज़र है। तो ये वो दो इंडस्ट्री हैं जिनको सबसे कम वेटेज दिया गया है। स्टूडेंट्स हमारे GS 1 के पेपर के अंदर में, GS 1 जो मेंस का पेपर है उसके अंदर में एक हमारे सिलेबस के अंदर एक जो सेक्शन है बेसिकली अबाउट द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्रीज़ की जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं GS 1 पेपर के अंदर में। जैसे हमने फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, तो हमको पता होना चाहिए कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री का जो मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन है, मैक्सिमम जो प्लांट्स हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं। जैसे जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, ये कुछ ऐसे एरिया, मध्य प्रदेश है, ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ फर्टिलाइज़र की जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा, इसके जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ऐसी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें अगर हम बात कीजिए कि जो सीमेंट के जो प्लांट्स हैं वो कहाँ पे हैं, बेसिकली अगर आप किसी भी इंडस्ट्री के बारे में रीड करोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है रॉ मटेरियल, लेबर और फाइनेंस, कि रॉ मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है, इसके अलावा वहाँ पे लेबर है या नहीं है इंडस्ट्री में वर्क करने के रिलेटेड, और फाइनेंस। आपने देखा होगा कि इंडिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज जो डेवलप हुई हैं वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ज़्यादा डेवलप हुई हैं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे एक बार पूछा गया था कि वाई इंडिया में जो फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो मैक्सिममली वेस्टर्न पार्ट में क्यों लोकेटेड हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, ज्योग्राफी ऑप्शनल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये क्वेश्चन आया था इन 2015 के समय में, मेंस के समय में। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, आपको इन क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि शुगर इंडस्ट्री की जो शुगर मिल्स हैं वो अगर बात करें उत्तर प्रदेश है एंड महाराष्ट्र है, ये दो स्टेट्स के अंदर ही मैक्सिममली क्यों डेवलप हो पाई, दूसरे और स्टेट्स में क्यों ना डेवलप हो पाई। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, आपको इंडस्ट्रीज के बारे में पता होना चाहिए। हमने यहाँ पे देखा IIP इंडेक्स के बारे में देखा, बेस ईयर 2011 एंड 12 देखा। आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ IIP इंडेक्स के बारे में एक बात बताओगे कि जो IIP इंडेक्स है इसको मंथली बेसिस पे रिलीज किया जाता है या ईयरली बेसिस पे रिलीज किया जाता है, या बाई मंथली पे रिलीज किया जाता है, या 6 मंथ के ऊपर रिलीज किया जाता है। तो ये आपको किसी भी इंडेक्स के बारे में इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि इंडेक्स को रिलीज कब किया जाता है। क्या क्वार्टरली बेसिस पे रिलीज किया जाता है, हर 4 मंथ के ऊपर रिलीज किया जाता है, 3 मंथ पे रिलीज किया जाता है। तो बेसिकली IIP इंडेक्स को रिलीज कब किया जाता है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द पोटेशियम आयोडाइड जो टैबलेट है, जिनको एंटी रेडिएशन पिल्स के रूप में जाना जाता है। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ के अंदर थी, क्योंकि यूक्रेन और रसिया के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है वहाँ पे एक इश्यू निकल के आ रहा है कि न्यूक्लियर प्लांट से जो रेडिएशंस हैं उनका स्प्रेड हो सकता है, वहाँ पे रेडिएशंस का स्प्रेड हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो पोटेशियम आयोडाइड की जो पिल्स हैं वो वहाँ पे जो लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, जिससे वहाँ रेडिएशन का जो इफेक्ट है वो कम हो सके। स्टूडेंट्स ये जो रेडिएशंस, ये जो टैबलेट्स हैं, पोटेशियम आयोडाइड की जो टैबलेट हैं, ये ऐसा क्या काम करती हैं कि जो रेडिएशन का जो इफेक्ट है वो एक्सपोजर है वो कम हो जाता है, उनका इतना इफेक्ट नहीं हो पाता, उसके बारे में यहाँ पे हमको बेसिकली बताना है। तो थायराइड जो ग्लैंड है वहाँ पे आयोडीन का जो एब्जॉर्प्शन है उसको ये ब्लॉक कर देती हैं।
बेसिकली ये जो अगर हम बात करें ये पिल्स हैं, इनके अंदर नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन जो होता है वो इन पिल्स के अंदर होता है। नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन क्या होता है स्टूडेंट्स? नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन। बेसिकली इन पिल्स के अंदर नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है। ये आयोडीन बेसिकली यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के अंदर जाएगा और यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव आयोडीन है, रेडियो एक्टिव जो रेज हैं, उनका बेसिकली जो एब्जॉर्प्शन है जो थायराइड ग्लैंड के द्वारा किया जाता है उसको ये ब्लॉक कर दिया जाएगा। थायराइड ग्लैंड ओनली जो नॉन रेडियो एक्टिव जो आयोडीन है उसको ये एब्जॉर्व करेंगे इन पिल्स के थ्रू। और थायराइड जो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन होता है उसका जो रेगुलेशन किया जाता है वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को जो रेगुलेट किया जाता है इसी जो थायराइड ग्लैंड के थ्रू किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आंसर होगा ये थायराइड ग्लैंड का आयोडीन का जो एब्जॉर्प्शन है उसको यहाँ पे ये ब्लॉक कर देती हैं। बेसिकली आयोडीन का नहीं करती, रेडियो एक्टिव आयोडीन का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे ये ब्लॉक करती हैं। तो आंसर यहाँ पे बी होगा। एंटी रेडिएशन एलिमेंट ये बॉडी में एक्टिवेट कर देती हैं। ये यहाँ पे इनकरेक्ट होगा स्टूडेंट्स। न्यूक्लियर प्लांट का रेडिएशन को यहाँ पे ब्लॉक नहीं करती हैं। इसके अलावा अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस हैं उनको यहाँ ब्लॉक नहीं करेंगी, वो तो बेसिकली ओजोन लेयर के द्वारा किया जाता है। स्टूडेंट्स आपको जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि जब रेडियो एक्टिव वहाँ पे जब एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है तो किस तरीके से इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे चेरनोबिल एक इंसिडेंट हुआ था रसिया के अंदर ही, जब 1985 के समय में जो चेरनोबिल का जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में 2012 के अंदर फुकुशिमा जो जापान के अंदर लोकेटेड है वहाँ पे भी रेडियो एक्टिव्स का एक्सपोजर हुआ। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए हमारे इंडिया की जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनकी लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए कि न्यूक्लियर प्लांट्स की लोकेशन कहाँ कहाँ है। जैसे गुजरात के अंदर एक काकरापर नाम की एक जगह है जहाँ पे लोकेटेड है। इसके अलावा महाराष्ट्र में तारापुर है। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पहला हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था इंडिया के अंदर में, तो उन सब के बारे में पता होना चाहिए। ये हमने देखा यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड जो टैबलेट हैं उनके बारे में देखा। ये बेसिकली जो आयोडीन का जो एब्जॉर्प्शन है, रेडियो एक्टिव आयोडीन का जो एब्जॉर्प्शन है उसको यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाता है। थायराइड ग्लैंड उसको एब्जॉर्ब ना कर पाए। नॉन रेडियो एक्टिव का इन पिल्स के अंदर जो होता है उसको यहाँ पे थायराइड ग्लैंड एब्जॉर्ब करे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द तेजस लाइट कम्बैट जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है उसके बारे में है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली जो तेजस है ये सुपरसोनिक जो एयरक्राफ्ट है, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है, इसको जो बेसिकली इंडक्ट किया गया था, इसका इंडक्शन के पीछे बिहाइंड में जो रीजन था जो मिग है, मिग 21 है, उसका जो सक्सेस रेट था वो काफ़ी कम था। मिग 21 के जो इंसिडेंट्स है वो निकल के आ रहे थे, तो उसको रिप्लेस करने के लिए बेसिकली तेजस को लाया गया था। एक लाइट कम्बैट भी है, फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है, एयर टू एयर रिफिल का यहाँ ऑप्शन था। तो ये बेसिकली डेवलप किया गया था, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है उसके द्वारा यहाँ पे डेवलप किया गया था। स्टूडेंट्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है वो कहाँ पे लोकेटेड है इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है वो बेंगलोर के अंदर लोकेटेड है। 1963 में ये इस्टेब्लिश हुआ था स्टूडेंट्स। 1963 में इसको जो इस्टेब्लिश करने वाले जो हमारे एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन हैं जिनका नाम है वालचंद हीराचंद नाम से उनका नाम है। उन्होंने इसको बेसिकली यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। इसरो की बात करें, इसरो हमारे स्पेस से रिलेटेड प्रोग्राम है उससे रिलेटेड है। DRDO डिफेंस से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उनसे रिलेटेड है। डिफेंस के जो वेपन्स हैं, जो मशीन्स हैं, उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड है। और CSIR जो हमारे साइंटिफिक टेम्पर को इस कंट्री के अंदर स्प्रेड करना है, बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने से रिलेटेड CSR के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वर्क्स हैं वो किए जा रहे हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके जो फाउंडर्स कौन हैं, ये जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरीके से इस्टेब्लिश हुए। एक वेब सीरीज आई थी स्टूडेंट्स कुछ समय पहले, रॉकेट बॉयज नाम से एक वेब सीरीज आई थी। तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया था, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को दिखाया गया था कि उन्होंने किस तरीके से जो वर्क किया, किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया। इसके अलावा वहाँ पे दिखाया गया था विक्रम साराभाई को। तो इस तरीके के कुछ ऐसे जो वेब सीरीज डॉक्यूमेंट्रीज कुछ होती हैं वो सब भी आपको देखते रहनी चाहिए जब भी आपको समय लगे। ऐसा नहीं है कि आपने बुक्स बंद कर दी और वो ही सब देखने लग गए। जब भी आपको समय मिले आप देखिए, आपको जो अंडरस्टैंडिंग में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है इस्टेब्लिश बाय द आर्टिकल 165। बिल्कुल सही बात है। जो अटॉर्नी जनरल की जो पोस्ट है उसको आर्टिकल 76 के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया है स्टूडेंट। उसी तरीके से जो स्टेट के अंदर जो यहाँ पे जो पोस्ट है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की, उसको यहाँ पे जो इस्टेब्लिश किया गया है वो आर्टिकल 165 के थ्रू, ये गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिस्क्राइब किया है रेमुनरेशन एंड द क्वालिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स ये जब आप चैप्टर को अच्छे से डिटेल में रीड करोगे तो आपको पता लगेगा कॉन्स्टिट्यूशन ने जो रेमुनरेशन है, जो क्वालिफिकेशन है, वो सब यहाँ पे डिफाइन नहीं किए। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली क्वालिफिकेशन यहाँ पे डिफरेंट है। जैसे अटॉर्नी जनरल की जो क्वालिफिकेशन है कि हाई कोर्ट का जज होना चाहिए 5 साल के लिए, या एडवोकेट होने चाहिए आप 10 ईयर के लिए। इसके अलावा आप एमिनेंट जूरिस्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे जो एमिनेंट जूरिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे एडवोकेट जनरल के कॉन्सेप्ट में, एडवोकेट जनरल की क्वालिफिकेशन में नहीं है। यहाँ 10 ईयर तक क्या तो आप जुडिशल ऑफिस को हेल्ड करें या 10 ईयर तक आप एडवोकेट हों, इस तरीके की बातें यहाँ बताई गई हैं। एडवोकेट जनरल से रिलेटेड आर्टिकल 165 के थ्रू एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। स्टेट के अंदर जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, इनके द्वारा जो स्टेट से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं उनको यहाँ स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टेट के जितने भी कोर्ट्स होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जब भी गवर्नमेंट के साथ ही आते हैं, गवर्नमेंट जैसे ही डिसॉल्व होती है अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर देते हैं जो गवर्नर है उनको। तो स्टूडेंट्स ये एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। ये जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं इनको हम हमारे पॉलिटिकल लेक्चर्स में कवर किया है। आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे पॉलिटी के जो लेक्चर्स हैं, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उन सबको कवर किया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आंसर होगा ए आंसर होगा। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्वालिफिकेशन इन सब के बारे में नहीं बताया गया है, ये यहाँ पे गवर्नर के द्वारा डिटरमाइन किए गए हैं। रेमुनरेशन के बारे में नहीं बताया गया है। तो स्टूडेंट्स आज का जो क्विज का डिस्कशन है उसमें इतना ही रखते हैं। आप कंटिन्यू हार्डवर्क कीजिए, कंटिन्यू मेहनत कीजिए, क्योंकि 2023 का जो एग्ज़ाम है वो ज़्यादा दूर नहीं है, ये इतना ज़्यादा समय नहीं बचा है। सितंबर देखिए स्टार्ट हो गया है। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।